नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के बुलेटिन में एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को आज गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सुबह दिल्ली से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जाने से रोक दिया गया। उनको विमान से उतारा गया। इस बीच बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और विमान के बगल में ही उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता रायपुर में होने वाले पार्टी के सेशन में भाग लेने जा रहे थे। एयरपोर्ट पर असम पुलिस पहुंची। पवन खेड़ा के खिलाफ असम में एफआईआर दर्ज की गई है। असम के अलावा लखनऊ में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, आज हम सभी इंडिगो की फ्लाइट से रायपुर जा रहे थे, तभी हमारे साथी पवन खेड़ा जी को झूठ बोलकर फ्लाइट से उतार दिया गया। पुलिस ने हमें बताया कि असम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन पुलिस के पास किसी भी प्रकार का कोई लिखित गिरफ्तारी वारंट नहीं है। हालांकि उनके इस बयान के थोड़ी देर बाद ही कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि पवन खेड़ा को पुलिस गिरफ्तार कर कहीं ले जा रही है। बता दें, पवन खेड़ा ने नरेंद्र दामोदर दास की जगह नरेंद्र गौतम दास कह दिया था, जिसको बीजेपी ने पीएम मोदी के पिता का अपमान बताया। पवन खेड़ा ने अडानी मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था। हालांकि उन्होंने तुरंत इस पर माफी मांगी थी, लेकिन साथ ही कहा था कि नाम चाहे दामोदर दास हो, काम गौतम दास का करते हैं। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई है। अदालत ने उन्हें मंगलवार तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने असम और उत्तर प्रदेश पुलिस को पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को एक साथ करने के लिए नोटिस भी जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर दर्ज एफआईआर के मामले में असम पुलिस ने पवन खेड़ा को आज ही गिरफ्तार किया। असम पुलिस उन्हें स्थानीय अदालत में पेश करने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही इस मामले को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। इस मामले में सुनवाई के दौरान कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दलीलें रखी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने कांग्रेस की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ये 3 अलग अलग राज्यों का जानबूझकर किया गया उत्पीड़न है। सिंघवी ने कहा कि पवन खेड़ा की जुबान फिसल गई थी और उन्होंने अपने बयान का कभी बचाव नहीं किया, बल्कि माफी मांगी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि खेड़ा को सुनवाई की अगली तारीख अगले मंगलवार तक दिल्ली में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। अदालत ने आदेश में खेड़ा के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दिए गए वचन को भी दर्ज किया कि वो बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से उतारकर गिरफ्तार किए जाने का कांग्रेस पार्टी ने जमकर विरोध किया है। गुरुवार को हुई इस घटना के तुरंत बाद कांग्रेस नेता और पार्टी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी पर कांग्रेस के अधिवेशन को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा, क्या भारत बनाना रिपब्लिक बन गया है? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, बीजेपी सरकार की कार्रवाई तानाशाही नहीं तो और क्या है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, मोदी सरकार दिल्ली रायपुर हवाई जहाज से पवन खेड़ा को उतारकर गुंडों के झुंड की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह वो ऐसी चीजें कर रही है वो निंदनीय है। हम सभी कांग्रेस अधिवेशन में रायपुर जा रहे थे, पवन खेड़ा भी हमारे साथ थे। अचानक उन्हें बिना किसी कारण के विमान से उतार दिया गया। घटना के बारे में उन्होंने बताया कि आधे घंटे के बाद दिल्ली पुलिस आती है और कहती है कि वो खेड़ा को असम पुलिस के हवाले करेंगे। हमने एफआईआर, गिरफ्तारी वारंट या कोई और दस्तावेज दिखाने को कहा, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था, केवल जबानी आदेश था। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है कि भारत बनाना रिपब्लिक बन गया है। पवन खेड़ा की असम पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी वफादारी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। पवन खेड़ा के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कौन सा अपराध किया है? हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे और वे हमें चुप नहीं करा सकते। हम इसे कानूनी तरीके से लड़ेंगे। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेसी नेताओं के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पलटवार किया और कहा है कि विपक्षी पार्टी के नेता इस गुमान में न रहें कि वो कानून से ऊपर हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जो कुछ भी हुआ वो कानूनी रूप से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिजनों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस अब विक्टिम कार्ड खेल रही है। भाटिया ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पर प्रदर्शन करके कानून का उल्लंघन किया गया है और साथ ही यात्रियों की जिंदगी को खतरे में डाला गया है। लोग कांग्रेस के प्रदर्शन से सहमत नहीं थे। एमसीडी सदन की बैठक के पहले सत्र में मेयर चुनाव जितनी शांति से हुआ, दूसरे सत्र में अराजकता की सारी सीमाएं पार हो गईं। एमसीडी सदन की चौथी बैठक गुरुवार सुबह 10 बजे तक चली और आज 23 फरवरी को मेयर शैली ओबराय ने सदन कल शुक्रवार सुबह तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।
बता दें पिछले 20 घंटों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी पार्षद एक दूसरे से हाथापाई, मारपीट, पानी की बोतल फेंकते देखे गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर शैली ओबराय ने बीजेपी के कई काउंसलर पर सदन में तोड़फोड़ करने और अव्यवस्था फैलाने के आरोप लगाए। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान सदन में मोबाइल ले जाने की इजाजत देने के मेयर के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान कैमरा वाले फोन ले जाने की इजाजत देकर गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। हालांकि मेयर शैली ओबराय ने मोबाइल फोन पर रोक न लगाने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा, इसे लेकर उन्होंने कानूनी जानकारों से राय ली थी। बता दें स्टैंडिंग कमेटी में 6 सदस्यों को चुना जाना है। इसी के चुनाव के दौरान हाथापाई और एक दूसरे पर हमले की नौबत आ गई। एमसीडी में मेयर की जीत का जश्न मना रही अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। ईडी ने अब सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीओ को तलब किया है। इसने आबकारी घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में केजरीवाल के पीओ को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ की जा रही है। एक अन्य मामले में जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ की जा चुकी है। ईडी के अलावा इस मामले की जाँच सीबीआई भी कर रही है। यह घटनाक्रम केंद्रीय जाँच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा नई तारीख के लिए मनीष सिसोदिया के अनुरोध को स्वीकार करने के बाद आया है। सीबीआई ने मामले में पूछताछ के लिए सिसोदिया को अपने मुख्यालय में तलब किया है। मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मेघालय बीजेपी अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने बीफ को लेकर काफी अहम टिप्पणी की है, जिसके बाद बीजेपी के दोहरे रवैये पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल इस चुनाव में सभी 60 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही मेघालय बीजेपी के अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि पूर्वोत्तर में विशेष रूप से मेघालय में बीफ हमारी संस्कृति और खान पान की आदत है। हर कोई बीफ खाता है, इसलिए पार्टी में कोई भी हमसे ये नहीं कहता है कि बीफ मत लो। ये लोगों की जीवन शैली है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बता दें इससे पहले गोवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रहे मनोहर पर्रिकर ने भी प्रदेश के लोगों से कहा था कि वो राज्य में बीफ की कमी नहीं होने देंगे। इससे निपटने के लिए सरकार ने कर्नाटक से इसे आयात करने का विकल्प खुला रखा हुआ है। बता दें बीजेपी का बीफ को लेकर रुख उत्तर भारत में बिल्कुल अलग है। यहाँ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन के लोग बीफ खाने को लेकर हमला करते रहे हैं। कई बार लिंचिंग तक कर दी गई है, लेकिन पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में बीजेपी इसको लेकर मौन रहती है। पंजाब की बठिंडा ग्रामीण सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन कोटपट्टा को विजिलेंस ब्यूरो ने रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है। एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। विधायक की गिरफ्तारी उनके कथित करीबी रशीम गर्ग को इसी मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है। एनआई के मुताबिक ब्यूरो के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि कोटपट्टा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारी ने कहा कि विधायक को बुधवार शाम राजपुरा से पकड़ा गया था और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 16 फरवरी को सामने आए घूसखोरी के एक मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार किया है। पिछले हफ्ते उनके पीए राशिम गर्ग को 4 लाख रुपए घूस लेते पकड़ा गया था। गर्ग को विधायक की मौजूदगी में ही गिरफ्तार किया गया था। बता दें आम आदमी पार्टी के विधायक का घूसखोरी में पकड़े जाना इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि आम आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ चलने वाले आंदोलन से निकली और शुरुआत से ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती रही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से ही गौतम अडानी को लगातार झटके लग रहे हैं। अब गौतम अडानी को एक और बड़ा झटका लगा है। अडानी अरबपतियों की लिस्ट में 25वें स्थान से भी नीचे खिसक गए हैं। गौतम अडानी जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, वो अब ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में खिसक कर 29वें पायदान पर पहुंच गए हैं। गौतम अडानी के पास फिलहाल सिर्फ 42.7 बिलियन डॉलर संपत्ति ही बची है। मालूम हो कि रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में लगातार गिरावट आ रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के 1 महीने बाद अडानी के शेयरों में गिरावट जारी है। ग्रुप की 3 कंपनियों अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन के शेयरों में 24 जनवरी के बाद से सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। 78.5% की गिरावट के साथ अडानी टोटल गैस में 21 कारोबारी सत्र में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। 24 जनवरी 2023 को 3885.45 से 22 फरवरी को इसका शेयर 834.95 रुपए पर आ गया है। इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन ने भी इसी समय सीमा के दौरान 71.8% और 71.4% की गिरावट दर्ज की है। कांग्रेस को दक्षिण भारत में बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु में कांग्रेस नेता CR केशवन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो किस पार्टी में जाएंगे अभी ये तय नहीं हुआ है।
केसवन भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के प्रपौत्र हैं। सीआर केसवन ने गुरुवार को पार्टी से मतभेदों का हवाला देते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दिया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित करते हुए अपने इस्तीफे में सीआर केसवन ने कहा है कि पार्टी की विचारधारा और मूल्यों ने उन्होंने 2 दशक से अधिक समय तक पार्टी के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन मेरा मानना है कि मैं मौजूदा समय में पार्टी के साथ सहमत नहीं हूं। यही कारण है कि मैंने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठनात्मक जिम्मेदारी से इनकार कर दिया और इससे भी भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने से परहेज किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अचानक यूक्रेन यात्रा के बाद अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आने वाले महीनों में मॉस्को का दौरा करेंगे। क्रेमलिन में चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, जिनपिंग की यात्रा का इंतजार है और इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। बता दें कि पुतिन की यह घोषणा तब हुई है जब यूक्रेन में युद्ध को 24 फरवरी को 1 साल होने वाला है। मालूम हो कि पश्चिमी देशों की पाबंदियों के कारण अलग थलग पड़ा रूस एशिया की तरफ झुक रहा है और चीन की ओर से उसको कुछ हथियारों को लेकर मदद की उम्मीद है। बता दें यह ऐसा वक्त है जब रूस चीन पर अब तक का सबसे अधिक निर्भर हो रहा है। अगर चीन रूस को मदद देता है तो यूक्रेन और रूस का युद्ध भी अलग स्तर पर पहुंच जाएगा। वहीं शी जिनपिंग की संभावित रूस यात्रा की खबर अमेरिका के लिए चिंताजनक है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को कहा वो चीन और रूस के बीच अधिक तालमेल को लेकर चिंतित हैं। इजरायली सेना के वेस्ट बैंक पर किए गए हमले में कम से कम 11 फलस्तीनी लोग मारे गए हैं, जबकि लगभग 80 लोग घायल हो गए हैं। फलस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। घायलों में 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 66 साल के बुजुर्ग की उस समय अस्पताल में मौत हो गई जब गैस की वजह से उनका दम घुट गया। इजरायली सेना का कहना है कि वो जैसे ही वेस्ट बैंक के नबलुस शहर में पहुंचे वैसे ही वहां से धमाकों और गोलियां चलने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। इजरायल का कहना है कि घर में फलस्तीनी आतंकी होसाम इस्लीम और मोहम्मद अब्दुल घानी छिपे हुए थे, बाद में इन्हें ढेर कर दिया गया। इजरायल की सेना ने बताया है कि उसने एक घर में सेंधमारी करके वहां छिपे 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। वहीं बाहर मारे गए लोगों में से कई आम लोग हैं, जिनमें कम से कम 2 बुजुर्ग हैं। बता दें इजरायली सेना ने पिछले महीने जेनिन में भी ऐसे ही हमले किए थे, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ।